वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये इंग्लिश लेवल वाइज है और इंग्लिश के लेवल वाइज में ये लेवल नंबर 15 है, जहाँ पर हम लोग पार्ट 14 आज की क्लास में कवर करेंगे। और इसमें है आपका टेंस। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर कर दिया गया है, उसी सिलसिले में आज कवर किया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। हाँ, कोशिश करूंगा कुछ नया करके बताऊं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। ओके बच्चा, यहाँ पर जैसा कि है टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और क्या कहते हैं, ये तो हो गया इंग्लिश में। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान अपूर्ण काल बोलते हैं। वर्तमान अपूर्ण काल बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, तो इस टेंस को आप बोल सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोल सकते हैं। ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोल सकते हैं आप, या इसी टेंस को आप जो है और करके और क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। आप इसको और क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। चूंकि यहाँ काम परफेक्ट नहीं रहता है, इम्परफेक्ट रहता है, अपूर्ण रहता है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये हो गया टेंस का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और भी बोलते हैं, लेकिन जनरली तीन अभी यहाँ पर क्लियर है। अब प्रश्न आता है ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। तो देखिए, ये एक ऐसा टेंस होता है जहां पर वर्क जो है इनकम्प्लीट रहता है। अब यहाँ दूसरा अगर बात किया जाए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, ये बताता है हमें इनकम्प्लीट वर्क के बारे में। ओके, इनकम्प्लीट वर्क के बारे में बताता है, इनकम्प्लीट वर्क के बारे में ये हमें जो है एक्सप्रेस करता है। अब प्रश्न आता है, चलो इनकम्प्लीट का मतलब होता है जो कंप्लीट ना हुआ हो, ऐसे काम के बारे में, है ना। इनकम्प्लीट वर्क के बारे में बताता है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यूटी इन वर्क को शो करता है। ये क्या शो करता है, कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी इन वर्क, कंटिन्यूटी इन वर्क, ये चीज आप याद कर सकते हैं। इन शॉर्ट, यानी कि काम में कंटिन्यूटी, काम में लगातार, काम जो चलता रहता है ना, कभी वो कंप्लीट होता ही नहीं है। कंटिन्यूटी इन वर्क, वो भी ऑफ प्रेजेंट टाइम, ऑफ प्रेजेंट टाइम या ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान समय में या वर्तमान समय के में जो भी काम हो रहा है उस काम के कंटिन्यूटी को ये बताता है। ये समझ पाए। देखिए दूसरा ये समझिए, यहां पर क्वेश्चन ये बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनकम्प्लीट वर्क के बारे में बताता है। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंटिन्यूअस वर्क के बारे में बताता है, कंटिन्यूअस वर्क के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा वर्क जो कि कंटिन्यू चलता रहता है, ऐसा वर्क जो कि कंटिन्यू चलता रहता है उसके बारे में बताता है। ये समझ में आया। यानी कि प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान समय के, ठीक है, वर्तमान समय के जो काम हो रहा है, काम में जो कंटिन्यूटी है उस चीज को शो करता है ना, वो काम लगातार चल रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्तमान समय में या वर्तमान समय के लगातार हो रहे काम के बारे में बताता है। वर्तमान समय में लगातार यानी कंटिन्यू, ओके, लगातार हो रहे काम के बारे में, हो रहे काम के बारे में यहां से हमें पता चलता है। ओके बच्चा,
काम के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर आपने टेंस देखा 2 स्टेप, यानी कि 2 पॉइंट आपको समझ में आया। टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको वर्तमान अपूर्ण काल भी बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। ये हो गया, इसका नाम हो गया, है ना। अब ये है क्या? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनकम्प्लीट वर्क के बारे में, या आप बोल सकते हैं कंटिन्यूअस वर्क के बारे में, यानी कि ऐसा वर्क जो कि लगातार चल रहा हो। कंटिन्यूटी इन वर्क शो करता है, वो भी ऑफ प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय के, है ना, जो काम हो रहा है वर्तमान समय के काम में लगातारपन को, काम में कंटिन्यूटी को शो करता है ये चीज। या आप सीधा लिख दो, वर्तमान समय के लगातार हो रहे काम के बारे में इसमें बताया जाता है। ओके, आपने समझा नाम क्या है, क्या और दूसरा नाम है, दूसरा आपने समझा ये है क्या, क्लियर है। अब प्रश्न आता है इसको हम कैसे पहचानेंगे, है ना बच्चा। प्रश्न आता है इस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जब पहचान यानी कि आइडेंटिटी, या बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। ओके बच्चा, जब आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, पहचान की बात आती है, तो चूंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का लेवल 15 है, तो पहचान अब एक तरीके से नहीं काम चलेगा, आपको पहचान 2 तरीके से समझना है, जिससे आप हिंदी सेंटेंस को भी देखकर पहचान जाएं और इंग्लिश सेंटेंस को भी देखकर पहचान जाएं। ओके, तो यहाँ पहचान अगर हिंदी में बात किया जाए, या हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचाना जाएगा, तो हिंदी में अगर बात किया जाए, हिंदी सेंटेंसेस को देखकर पहचानने की बात किया जाए, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाक्यों के लास्ट में जब रहा है, क्या हो रहा है, रही है, ओके, रहा है, रही है, रहे हैं, या जो है रही हो, ठीक, या जो है रहे हो, या जो है रही हैं, ओके, रही हैं, इस तरह से ऐसे शब्द, है ना। अगर ऐसे शब्द, कौन से शब्द, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रहे हो, रही हैं, ये सब हिंदी वाक्यों के लास्ट में दिख जाएं और वहां से काम में कंटिन्यूटी शो हो, तब वो क्या होगा, वो आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया। अब प्रश्न आया, सर बाकी सब लोग तो सीधा पहचान से ही शुरू करते हैं, आप ये 2 पॉइंट हमें क्यों पकाए, ये सब क्या जरूरी थी कि यहाँ वर्तमान समय के लगातार हो रहे काम के बारे में, भाई है कि नहीं। जनरली क्या होता है, टीचर यहीं से शुरू कर देते हैं, इसका फायदा क्या है। जैसे देखो, अगर मैं कहूं मैं, ठीक है, बैठा हूं, या मैं लटका हूं, मैं लटका हूं, जैसे पेड़ से, टांग से आप मान लो, या जो है इसको आप लिख सकते हो मैं लटका हुआ हूं, मैं लटका हुआ हूं, या यहां पर मैं लिख दूं मैं खड़ा हूं, है ना, मैं खड़ा हूं, या मैं खड़ा हुआ हूं, ये भी लिख सकते हैं। ओके, या जैसे मैं कह दूं मैं बैठा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं। अब यहां पर ये फायदा करेगा आपका, देखो मैं बैठा हुआ हूं, या ये हिंदी सेंटेंस है ना। अब हिंदी सेंटेंस है, लेकिन हिंदी वाली पहचान तो किसी के लास्ट में है ही नहीं इसमें। भाई हम हिंदी में पहचान क्या समझे, बोलो, रहा है, रही है, बोलो ना, रहा है, हाँ, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रहे हो, रही है, ये चीज आता है। लेकिन यहां पर तो कहीं ये चीज है ही नहीं लास्ट में, तो मतलब क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, नहीं होना चाहिए ना इसके हिसाब से। लेकिन चाचा देखो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूं, जब तक आप बैठे हुए हो तब तक तो काम बैठने वाला कर ही रहे हो ना। मैं खड़ा हुआ हूं, जब तक मैं खड़ा हुआ हूं तब तक मैं खड़ा होने वाला काम कर ही रहा हूं ना।
मैं लटका हुआ हूं, मान लो टांग से आप लटक रहे हो, अब फांसी लटके हो तो बात अलग है, ठीक है, वहां भी तो लटकने वाला काम कंटिन्यू तो हो ही रहा है ना। तो यहां पर देखो, और वो भी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में है ना, तो प्रेजेंट टाइम में काम कंटिन्यू हो रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बताओ, जो बच्चा केवल यही पढ़ा रहेगा वो तो कहेगा ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ही नहीं, क्योंकि भाई उसकी पहचान तो ये थी। इसलिए आपको मैंने ये सारी चीजें बताई, और यहां से मैं आपको ये भी आइडिया बता रहा हूं कि आप कोई भी टेंस पढ़ना सिस्टमैटिक इसी तरीके से पढ़ना। तो मान लो कोई क्वेश्चन छुपा रुस्तम टाइप इस तरह से पहचान आ जाएगा, तो आप उसके परिभाषा से उसकी पहचान कर सकते हैं। समझ में आया? ये क्लियर है ना? हाँ, मैं खड़ा हूं। अब बताओ बच्चे, खड़ा होना एक एक्शन है, काम है। तो जब तक मैं खड़ा हूं तब तक मैं खड़ा होने का काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो वर्तमान समय में वर्क में कंटिन्यूटी है कि नहीं? खड़ा होने का काम लगातार हो रहा है कि नहीं? यही तो है ना, वर्तमान समय के लगातार हो रहे काम के बारे में बताता है। तो मतलब ये किस में जाना चाहिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाना चाहिए। अब बताओ कितना फायदा हुआ कॉन्सेप्ट समझने का? क्लियर है? अब इसके बाद ये तो हो गया भाई हिंदी में पहचान। अब आते हैं इंग्लिश सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे। अच्छा, एक नॉर्मल एकदम आसान, जैसे मैं कह दूं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों है? क्योंकि ये देखो, मैं जा रहा हूं, जाने का काम कंटिन्यू हो रहा है, और दूसरा रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, मिल गया ना। तो मतलब ये आना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर ये मजा ले ले, मैं सुबह से जा रहा हूं। अब ध्यान से समझना, मैं सुबह से जा रहा हूं। अब बताइए, नहीं नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं? क्यों नहीं है? हाँ, अब यही चीज आपको ध्यान देना है। जब एक निश्चित समय से या अनिश्चित समय से, टाइम मतलब दे दे, चाहे वो डिफिनिट टाइम हो चाहे वो इनडिफिनिट टाइम हो, जब टाइम से वाला दे दे, है ना, जैसे सुबह से, शाम से, 5 घंटे से, 10 साल से, 20 साल से, 1950 से, सुबह से शाम से, दोपहर से रात से, आधी रात से, ठीक है, इस तरह से अगर टाइम दे दे तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। हाँ, वर्क में कंटिन्यूटी होगी, वर्तमान समय के लगातार हो रहे काम के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इसमें ये पूरा होने का संभावना रहता है काम, लेकिन फिर भी नहीं पूरा रहता है। इसमें काम के कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन फिर भी नहीं। ये है, ध्यान से समझो बच्चा, एक प्रकार से ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अब क्यों है? क्योंकि यहां पर वर्क में कंटिन्यूटी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि समय से टाइम दे दिया। जब टाइम, मैं सुबह से जा रहा हूं, रात हो गई, तो कुछ ऐसा आता है कि हाँ यार काम पूरा होने वाला है, लेकिन फिर भी काम नहीं पूरा होता है। जाए ही जा रहा हूँ, रात हो गई, आधी रात हो गई, फिर पूरी रात हो गई, फिर अगली रात हो गई, फिर परसों वाली रात हो गई, लेकिन मैं जा रहा हूँ। समझ में? अरे सुबह के बाद वो रात ही होगी, मतलब दोपहर कंप्लीट होने के बाद, शाम कंप्लीट होने के बाद तब रात की बारी आएगी। अब यहाँ पर देखो, मैं सुबह से जा रहा हूँ, यहाँ टाइम दे दिया। जब कभी टाइम दे दे तो ऐसा लगता है अच्छा सर जी सुबह जा रहे हो, अब तो थक गए होगी काम, लेकिन तुम कह रहे हो, जैसे मैं कहूँ मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, नहीं नहीं, तुम 10 घंटे से खाना खा रही हो। अब ये सोच रहे 10 घंटे से खा रही है, ठीक है, लगभग खा चुकी होगी, लेकिन तुम 10 घंटे बैठ कर देख रहे हो, 10 घंटे के बाद भी खाए जा रही।
खत्म होने का नाम ही, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो सकता है 20 घंटा हो जाए, अब खाना बंद कर दे, अब खाना बंद कर दे, लेकिन वो तो भुक्खड़, वो खाए जा रही है। तो ऐसे जब टाइम दे दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि काम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी काम चलता रहता, इसलिए इसको बोल दिया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसका असली जो नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट मतलब पूर्ण, है ना, और कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, अपूर्ण। तो इसमें या जिस टेंस में काम कंटिन्यू हो, लेकिन एक निश्चित समय से वो काम शुरू हुआ हो, अनिश्चित एक समय से शुरुआत हुआ हो, और उसमें ये पॉसिबिलिटी रहे पूरा होने की, लेकिन फिर भी काम कंटिन्यू चलता रहे, वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताइए बच्चा, समझ में आया? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे टाइम दे, जैसे कलाकारी करो। अरे तुम याद करो, हम तो बचपन से कलाकार हैं, है ना, पैदाइशी कलाकार हैं, गजब का। ठीक है भैया, अभिमन्यु हो तुम, पेट से ही कलाकार। अब यहाँ समझते हैं, देखो यहाँ ध्यान से। अब जैसे इन्होंने कहा टाइम से, तुरंत आप कह दो अरे टाइम दे दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये उसका भाई है, बड़का भाई है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताना। बोलो, समझ में आया? कंफ्यूजन दूर हुआ? ठीक है, खैर अभी इसको मारो गोली, थोड़ी सी समझने के लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की लगा दिया बोली। ओके, समझ में आया रोली? ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं। ये तो हो गया हिंदी में पहचान। हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे? क्लियर है सबको? अच्छे से क्लियर है? अगर ये कलाकारी करे, तुम भी टेंस ही बदल देना, और टेंस बदला तो रूल कायदा सब कुछ बदल जाएगा। क्लियर है ना? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, टाइम से दे दिया जाए तो। अगर टाइम दे दिया जाए तो, लेकिन अगर मान लो दे दे, मैं बाइक से जा रहा हूं, मैं बाइक से जा रहा हूं, अब बताइए ये कौन सा टेंस है? बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बताइए। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ बाइक से जा रहा हूँ, ये टाइम नहीं है, नहीं तो अच्छा से वाला रट्टा, से वाला नहीं, से वाला नहीं, टाइम के साथ अगर से रहे तब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर टाइम के साथ से वाला, यहाँ पर ये एक तरह साधन का नाम बताया जा रहा है, समझ में आया? हाँ, नहीं तो से देखे लगाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये नहीं, इसीलिए कहता हूँ ढंग का पढ़ो, और मैं ढंग का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इस तरीके से मैंने शायद कभी पढ़ाया हो बच्चों को। अब यहाँ ध्यान से समझो, इसके पहले भी कई बार पढ़ाया था, लेकिन ऐसा नहीं। अब ये तो हो गया हिंदी में पहचान। अब आते हैं इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे। इंग्लिश में पहचान का मतलब इंग्लिश के सेंटेंसेस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका सिंपल सा है, सेंटेंस में अगर आपका इज एम आर दिख जाए तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इज एम आर ये अपने बापू के साथ आएगा। क्लियर है? हाँ, इज एम आर बापू का मतलब ये है, यहां फिक्स है, यहां फिक्स है कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी के साथ आएगा। अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से समझना, अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर के साथ एक्शन वर्ड में आई एन जी लगा हो, तब वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर ही हो और उसके बाद मेन वर्ब फरार हो ही ना, कोई नाउन हो, कोई एडजेक्टिव हो, है ना, ध्यान से समझना, कोई एडवर्ब हो, लेकिन इज एम आर ना हो, सॉरी क्या बोल दिया, मेन वर्ब ना हो, तब वो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ध्यान से समझना। कैसे? अभी बताता हूं कैसे। अब यहां पर एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों। जैसे देखिए, मैंने क्या बताया, इज एम आर
होगा और इसके साथ में मेन वर्ब ना हो, है ना, मेन वर्ब ना हो बल्कि वहां पर हो नाउन हो कोई, है ना, या हो सकता है वहां पर कोई एडजेक्टिव हो, या हो सकता है वहां पर कोई एडवर्ब हो। तो ऐसे केस में वहां पर जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो चीज। क्लियर है? ऐसा इसलिए होता है जब इज एम आर के साथ नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब रहता है। ओके, तो ऐसे केस में इज एम आर ही मेन वर्ब की तरह काम करता है। ओके, और ऐसे मेन वर्ब को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, ऐसे मेन वर्ब को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, और इस तरह से जो कनेक्टेड रहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अब ये आयु काफी लंबी हो गई बात, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तब जाकर ये क्लियर होगा जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, अब यहां पर कौन सा टेंस है? तो आपको ये समझना है, देखिए यहां इज एम आर मिल गया, इज एम आर के साथ एक्शन वर्ड मिल गया और उसमें आईएनजी मिल गया, है ना। और अभी इसके पहले मैंने बताया कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए तो इस सिचुएशन में वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होगा। ओके, अब यहां पर वैसे भी सेंस निकालोगे तो कंटिन्यूटी आएगी, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ये कंटिन्यू, जाने में कंटिन्यूटी आ रही है। क्लियर है? तो यहां से एकदम क्लियर है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मान लीजिए लिख दिया जाए आई एम आ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब यहां पर देखो, अब ये क्या कंटिन्यूटी को बता रहा है? मैं एक टीचर हूं, नहीं, ये कंटिन्यूटी को नहीं बता रहा है, क्योंकि यहां मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं कि कोई काम कर रहा हूं। भाई आप, मैंने पूछा आपसे आप क्या हो, आप करो सर मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। क्या आप कोई काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, आप अपना प्रोफेशन बता रहे हो। एक प्रकार से आप अपना स्टेट बता रहे हो, स्थिति बता रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में मैं एक क्या हूं? विद्यार्थी हूं, मैं एक टीचर हूं। इस तरह से यहां पर आप स्थिति या स्टेट बता रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है, आप बता रहे हो तो आप हुए सब्जेक्ट, आप क्या हो एक अध्यापक, तो जो क्या का आंसर होता है, व्हाट का रिप्लाई होता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा बच्चा? ये वर्ब होगा कि नहीं? और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, सिंपल सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो तब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। और आई किस में आता है? प्लूरल में आता है ना। लेकिन आई के लिए स्पेशली एम ही तो यूज किया जाता है, एम केवल एक के साथ यूज किया जाता है और वो भी आई। अब आप करो, अच्छा सर अगर यहां पर आपको लिखना है तुम एक अध्यापक हो, तब क्या होगा? यू इज आर टीचर होगा। क्या सही हो सकता है? बोलो भाई, नहीं सही हो सकता है, क्योंकि यू क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो यहां तो प्लूरल है नहीं, तो प्लूरल वर्ब क्या है? आर है। बोलो, समझ में आया? प्लूरल वर्ब क्या है? आर है। अब प्रश्न आया ये सब कहां से आ रहा है? अच्छा आप करो, अच्छा अगर यहां पर ही होता तब क्या इज सही रहता? हाँ बिल्कुल सही रहता, क्योंकि ये क्या सिंगुलर है और इसका फॉर्म चलता है बच्चा। बताऊं कैसे? जैसे ये बी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी क्या है आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप लोग पढ़े थे वर्ब टू बी में आता है इज एम आर वाज वर, ठीक है।
इसका सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म की बात किया जाए तो वाज होता है, और थर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो क्या होता है, बीन होता है बच्चा, बीन होता है। और फोर्थ फॉर्म की बात किया जाए तो बीइंग होता है, बी में आईएनजी लगता है। और फिफ्थ फॉर्म की बात किया जाए तो वो होता है बच्चा इज होता है। और बी में क्या आता है, देखो इज एम आर ये कैटेगरी आती है वर्ब टू बी में, आप लोग पढ़े थे वर्ब टू में, टू बी में इज एम आर वाज वर। इसी तरह हैज वाला पढ़े थे, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में हैड होता है, थर्ड फॉर्म में हैड होता है, फोर्थ फॉर्म में क्या होता है बच्चा, हैविंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म मीन्स एस या ई एस फॉर्म। अब इसमें हैव्स तो करेंगे नहीं, यहां पर हैज होता है, ये बनी बनाई है, समझ पाए। अब यहां पर ये जो है वर्ब टू बी में इज एम आर आई, जहां पर आर क्या हुई, ये प्लूरल सब्जेक्ट वाली हुई, मतलब आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। एम तो भाई फिक्स है, एम का नाता आई से है, ठीक है। और इज जो आता है ये एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म में एस या ए एस वाली फॉर्म है, तो इसको यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। भाई फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और यही दो, ये दो जो है एस या ई एस, यही दो डिफर होते हैं, डिफरेंट होती है। बाकी सब तो आसान है एक्शन वर्ड का। भाई एक्शन वर्ड का आसान क्यों है, देखो यहाँ जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गॉन, फोर्थ फॉर्म हो गया गोइंग, फिफ्थ फॉर्म हो गया गोज। इसी में आपने एस लगा दिया, क्या इसमें लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो ये अलग चीजें हो जाती। अच्छा ये बच्चे पढ़ते नहीं है, ये चीजें पढ़ते नहीं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो वो पढ़ लेते हैं। अगर आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब ध्यान से देखोगे ना तो उसमें ये दो चीज जहां भी आप पढ़ते हो, जिससे भी पढ़ते हो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये दोनों चीजें मिलती हैं, बीच में मिलती जरूर हैं, आप ध्यान से देखना, कभी पूरी लिस्ट में देखना ये चीज जरूर मिलेंगी। समझ में आया, अब क्लियर हुआ ना ये चीज, ये चीजें ऐसे होती। खैर ये बहुत डीपली हो गया, आई हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन अभी जो हम कहां पर थे भाई, टेंस की पहचान पर थे। 100 में सीधी बात, आप इतना समझो, है ना। इज एम आर के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख गया तब वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर उसका बिना हिंदी अर्थ निकाले हुए आप पहचान कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ये होता है। जैसे दो होता है, जैसे मैं कहूं सी इज क्राइंग, सी इज क्राइंग, मैं कह दूं कौन सा टेंस है। अब बच्चे दो तरीके से पढ़ते हैं, वो पहले इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे, सी इज क्राइंग वह रो रही है, वह रो रही है, फिर ये देख रहा अच्छा रही है, मिल गया, मतलब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम कह रहे हैं डायरेक्ट पहचान करो ना, क्यों इसका हिंदी अर्थ निकालकर हम पहचान करें। भाई अगर पहचानना है, आप लोग देखे होंगे जो ग्रामर वाला सेक्शन जब पूछा जाता है तो वहां पर ये पूछा जाता है आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस की पहचान करो। सेंटेंस इंग्लिश में दिया रहता है, उसमें डायरेक्ट आपको टेंस की पहचान करना रहता है, तो बस ये काम हो गया कि नहीं। इज एम आर के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख जाता है तब वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अभी तो हम लोग तीसरा स्टेप कवर कर लिए, और तीसरा स्टेप क्या था, टेंस को कैसे पहचाने, हिंदी में पहचान क्लियर, इंग्लिश में पहचान क्लियर। बच्चा बताइए इसमें कोई समस्या। अब इसके बाद आता है, चलो ठीक है सर आपने बताया इंग्लिश में, अच्छा ये तीन चीजें हो गई। अब इसके बाद एक चीज ये समझ लेते हैं कि इज का यूज कहाँ किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, क्योंकि बहुत जरूरी है ना। तो इज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ओके। इज का यूज किसके साथ में किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कुछ हैं जो कि फिक्स है, जैसे ही जो कि लड़कों के लिए किया जाता है, सी लड़कियों के लिए, इट और जो है कोई भी वन नेम
या कोई भी वन थिंग्स या यहाँ पर आप ऐड कर दो सिंगुलर नाउन। इसीलिए पढ़ाया जाता है आप लोग को कि सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, क्योंकि जितना सिंगुलर नाउन होता है वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। अब देखो फायदा हो गया कि नहीं कि सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ा जाता है। क्लियर है? अभी समझ पा रहे हो ना सब? अब आता है एम। तो भाई एम ये बड़ा प्यारा है और महाजिद्दी है, हरामखोर है, केवल मेरे लिए आता है। आई के लिए मतलब एम कहता है कि मैं के लिए आऊंगा, मतलब आई का मतलब ठीक है मैं। तो एम कहता है कि मुझे यूज करना है तो केवल एक लोग के साथ यूज करना, वो है आई के साथ। ये पूरे ग्रामर में प्यारा है, इकलौता है, अलग है, अकेला है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, एकदम फिक्स है। अब आता है भाई आर। आर आता है, ये 3 अक्षर से बना है तो इसका बहुत बड़ा परिवार है। एम कहता है मैं बड़ा, तो मैं बड़े लोगों के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ नहीं, हाँ मुझे यूज करना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना। ओके, अब आई प्लूरल सब्जेक्ट की बात। तो प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ तो फिक्स है, कुछ प्रोनाउन फिक्स हैं जो कि प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, और वो है भाई बी। आई भी था लेकिन आई तो गद्दारी कर गया, आई तो एम को लेकर बैठ गया। जैसे होता है ना घर में जब मिठाई आई 1 किलो तो कोई एक बच्चा चालाक रहता है, पहले 4 लड्डू ले लिया, बस अब 4 लड्डू ले लिए और लेकर चल दिया स्पेशल। या घर में होता है जब कोई चीज आता है तो 1-2 लोग स्पेशल रहते हैं, उनके लिए अलग से निकाल कर पहले उनको दे दिया जाता है, जो बचा रहता है उसमें बाकी घर वाले मिलकर खाते, छीन कर खाते, है ना, कुछ निकाल। तो सेम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट में आई, जैसे आप लोग रटते हैं बचपन से, आई बी यू दे, समझ में आया? आई बी यू दे ये चीज होता है, लेकिन भाई आई तो भाग गया, ठीक है भाग। ओके, तो बी यू दे और जो है 2 नाम, है ना, या मोर देन 2 नेम, या सीधा समझो जो प्लूरल नाउन होगा, सिंगुलर नाउन नहीं, सारा का सारा प्लूरल नाउन प्लूरल सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। अभी बोलो क्लियर है? इज का यूज कहाँ करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही से इट वन नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन हो। एम का यूज आई के लिए, केवल आई के लिए, मैं के लिए। आर का यूज बी यू दे, 2 नेम और मोर देन 2 नेम या कोई भी प्लूरल नाउन। ओके, समझ में आया? ये चीज हो गया। अब ये 3 चीज तो इसका काम हो गया। अब आता है 4 नंबर यानी कि चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट अगर बात किया जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, और इसका जो है मेन वर्ब क्या है, इसका जो है मेन वर्ब क्या। अब इसको ऐसे समझ लो, ये हो गए महाराज साहेब और ये हो गई महाराज साहिबा, महाराजिन साहिबा, ठीक है, समझ लो, समझने में क्या जाता है ना, ध्यान से। हाँ महारानी हो गई, अरे तुम लोग तो तेज हो भाई। चलो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, जो मेन रहते हैं उनका फिक्स है, तुमको पैसा लाना है, बस फालतू कहानी नहीं बताना है, और हेल्पिंग वर्ब का हमें उड़ाना है, हेल्प करना है पैसा खर्चा करने में। क्लियर है? तो ये जो मेन वर्ब हैं बेचारे अकेले जिंदगी भर एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही उद्देश्य रहता है, पैसा कमाना है। ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं थोड़ा सा समझने के पर्पज से, यहां फिक्स है। और यही नहीं, चलो लगे हाथ में बता दूं, कहीं भी जहां पर वर्क में कंटिन्यूटी की बात हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर उसमें लगातार काम होने की बात होती है तो उसमें भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, पैंट वैंट पहन के एकदम शर्ट वगैरह इंग कर लेते, ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। केवल इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, जितना कंटिन्यूअस है ये कहीं भी
जहां पर वर्क में कंटिन्यूटी की बात हो, जैसे मैं कहूं टूटता हुआ तारा, टूट ही रहा है। टूटने के बाद बन जाता है आवारा। बताइए, टूटता हुआ तारा, और एक मैं लिख रहा हूं टूटा हुआ तारा। ध्यान से समझो, टूटा हुआ तारा बेचारा धरती पर आकर बन गया आवारा। ठीक है, अब बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं? मैंने क्या बताया, दुनिया का कोई भी चीज जहां पर वर्क में कंटिन्यूटी हो, जहां पर काम हो, लगातार काम हो, वहां पर आईएनजी आएगा, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। काम खत्म, 100 में सीधी बात। ठीक है, अब वहां टेंस देखो ही मत, कौन सा टेंस, कंटिन्यूटी है। अब बताओ, टूटता हुआ तारा, टूट रहा है तारा, देखो तारा टूट, अरे यहाँ नहीं टूट रहा, इमेजिन करो, मन की आंख से देखो, तीसरी आंख से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पलक मीन्स होता है टूटना। अब यहाँ आईएनजी लगाएं कि नहीं? बोलो भाई, नहीं लगाएं? क्यों नहीं लगाएं? टूटता हुआ तारा वो भी टूट ही रहा है। हाँ, अब यहाँ पर तारा के टूटने का काम हो रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, टूटते ही जा रहा है, और टूटते अरे टूट गया, देखो टूटा हुआ तारा टूट गया, लेकिन पहले टूट रहा था, समझे ना? तो यहाँ पर पलकिंग स्टार, बोलो समझ में आया? समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? अब दूसरा, टूटा हुआ तारा, टूट गया। अब यहाँ काम हो गया, मतलब जब काम हो जाए तब आदमी घर पर आता है, पहली पहर काम करता है, दूसरी पहर यानी दोपहर काम करता है, तीसरी पहर घर आता है काम करके, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या होगा, प्लग्ड स्टार, प्लग्ड स्टार। अब बताओ समझ में आया? अब यहाँ से बहुत मजेदार सेंटेंस आते हैं, चलो एक मैं देता हूं, आप लोग बताना, इधर ध्यान से समझो। गिरती हुई चींटी, ये होमवर्क रहेगा, यहां पर किसी को नहीं बोलना है। गिरती हुई चींटी ने गिरी हुई चींटी को, गिरी हुई चींटी को गिरते हुए देखा, गिरते हुए देखा, या गिरते हुए देख रही है, वो देखो, गिरती हुई चींटी ने गिरी हुई चींटी को गिरते हुए देख रही है। मतलब वो गिर भी गई है और गिरते हुए देख नहीं, ध्यान से देखो, सेंटेंस बहुत डीपली है, ये होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा आंसर। गिरती हुई चींटी ने गिरी हुई चींटी को गिरते हुए देख रही है, गिर रही है और गिरते हुए देख रही है, गिरी है, समझे? ये समझ में आया? ये होमवर्क रहा, आपको बताना है, ओके। खैर अभी आते हैं, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आर, और मैंने बता ही दिया इज का यूज कहाँ होगा, एम का यूज कहाँ होगा, आर का यूज कहाँ पर होगा। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या है? क्या अंतर है? ये दोनों पति परानी है का? अरे उसको मारो गोली। अब ये बताओ, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में अंतर क्या है? हेल्पिंग वर्ब सहायता करती है। क्या सहायता करती है? मेन वर्ब की। अब देखो ध्यान से, हाँ बिल्कुल, मेन वर्ब जो होता है ये एक्शन बताता है, एक्शन ऑफ वर्ब बताता है, ध्यान से समझना। मेन वर्ब क्या बताता है? एक्शन, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, है ना, करता, भाई सब्जेक्ट कोई तो रहेगा ही ना, तो सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है, ये कौन सा एक्शन किया जा रहा है। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये क्या बताता है? एक्शंस टाइम ऑफ सब्जेक्ट, ये ध्यान से समझना, एक्शंस टाइम ऑफ सब्जेक्ट ये बताता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, देखो मेन वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट के
काम के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कौन सा काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, सब्जेक्ट जौन सा भी काम कर रहा है कौन से समय में कर रहा है, टाइम टाइम को बताता है। दोनों में अंतर है, समझो ध्यान से। अब ये चूंकि एक्शन से टाइम बताता है तो हेल्पिंग वर्ब का मेन काम है टेंस को पहचानना विद द हेल्प ऑफ एक्शन वर्ब। ध्यान देना, अकेले नहीं पहचान कर सकते। मतलब अगर मेन रूप से, जैसे अभी मैंने कहा, जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर यहीं पर मैं कह दूं आई वाज गोइंग, अब ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। मैं कह दूं आई शैल बी गोइंग, अब ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब ने क्या किया, एक्चुअल में देखो सब में जाने का एक्शन हो रहा है, लेकिन जाने का एक्शन कौन से टाइम में हो रहा है ये क्लियर किया हेल्पिंग वर्ब ने। तो एक प्रकार से असली काम टेंस को पहचानने का काम किसने किया, हेल्पिंग वर्ब ने। समझ में आया, ये असली कहानी। समझो ध्यान से, बहुत बड़ी चीज मैंने बताया है। हेल्पिंग वर्ब एक्शन से टाइम बताता है, काम के समय के बारे में, और ये काम के बारे में। ओके, अब यहां पर आपने देखा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में अंतर क्या, पांचवा आता है फाइनली, यानी कि हमें सब चीज अप्लाई करना है, समझना है। ओके, जैसा कि आपने देखा जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, वो होती है इज, एम, आर होती है, जहां पर इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज केवल आई के साथ, और आर का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसके साथ में आपने मेन वर्ब समझा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यहां पर यूज की जाएगी, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी यूज किया जाएगा। अब ये देखो, ये टेंस बहुत आसान है। अब यहां से अगर हम बात करें, बच्चा ध्यान से समझना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर पढ़ने की बात करें तो यहां से दो तरीका निकलता है, दो क्या तीन तरीका निकलता है। यानी कि अब यहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को तीन चीज से पढ़ेंगे। एक तो होता है आपका, आप एकदम सिंपल यानी कि बेसिक नॉलेज के पर्पज से पढ़ो, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। और एक ये होता है बेसिक प्लस ट्रांसलेशन के पर्पज से पढ़ो। देखो बच्चा ध्यान से देखना, बेसिक प्लस ट्रांसलेशन के पर्पज से पढ़ो। और एक ये होता है असली जो होता है, यानी कि यूज के पर्पज से पढ़ो। अब ध्यान से समझना क्या होता है, जैसे अभी कई सारे बच्चों से पूछो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो तुरंत बोलेंगे सर मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। नहीं, टेंस को अगर सही से पढ़ना है ना, टेंस का बाप बनना है, तो आपको तीन तरीके से पढ़ना है। और ध्यान से समझना, इस तरीके से मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। टेंस को आपको तीन सिस्टम में बांट कर पढ़ना है। अगर आप तीनों तरीके से पढ़े तब जाकर उस टेंस पर ढंग का कमांड हो जाएगा। ये वाला जो है ये बेसिक है। बेसिक का मतलब समझ रहे हैं कि सबसे पहले वही जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, कि अगर सब्जेक्ट के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ये दिख जाए तो वो क्या होता है आपका, यही आप सिंपल सा बेसिक में यही है, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ये चीज दिख जाए तब उसके लिए हमें इज, एम, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखनी। ये हो गया बेसिक्स, यही आप पढ़ते आए। अगर सब्जेक्ट सिंपल, सेंटेंस सिंपल है तब सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस क्या नेगेटिव है, तब क्या करते थे बोलिए, इज, एम, आर के साथ में नॉट लिखो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अदर ऑब्जेक्ट, और ये पहले सब्जेक्ट। ये नेगेटिव के लिए, यही तो पढ़ते आए हो ना आज तक।
अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, क्या से शुरू है, क्या वाला है, तो क्या की जगह पर इज, एम, आर लिखो, इसके बाद में सब्जेक्ट, अगर नॉट है तब नॉट लिखो, अदरवाइज मत लिखो सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस अदर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तब आप क्या समझे थे, पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद में इज, एम, आर और उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखो, नहीं के लिए नॉट, अदरवाइज मत लिखो। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट, फिर अगेन क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये चीज आपने समझा था। हु की केस में स्पेशल था कि हु के साथ इज आएगा, आगे कंटिन्यू हुई इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिर अदर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये तो बेसिक था जहां पर मैं अप्लाई भी कर रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे मैं कहूं मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब ध्यान से समझो, आप क्या करते थे अभी तक जो पढ़ते हो, ऑनेस्टली बताना, ईमानदारी से बताना। मैं स्कूल जा रहा हूं तो आप ये देखते थे रहा हूं से पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा। मैं की इंग्लिश हो गई आई हो गई, है ना, मैं की इंग्लिश हो गई आई। अच्छा आई के साथ एम लगता है तो आई एम हो गया, और जाना की इंग्लिश गो होगी, इसमें लगेगा आईएनजी, यानी कि हो गया गोइंग। स्कूल जा रहा हूं तो स्कूल हो गया, और जाने के लिए टू लगता है, बस यही तो आप ऐसे तो पढ़े थे। ये है बेसिक आपका। इसी में कह दूं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं तब क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। जैसे मैं क्वेश्चन इसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर दूं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। अब यहां पर देखिए क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आपने ये समझा था दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो या क्या से खत्म हो तो वहां क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं, क्या की जगह इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब। अभी यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो भाई इज एम आर। मैं के लिए क्या आता है आई, अब आई के लिए तो एम यूज किया जाएगा, तो आप इसको बनाते हैं एम आई, फिर यहाँ जाना की इंग्लिश गो। अच्छा नहीं तो है नहीं, इसलिए नहीं नहीं लिखा गया, एम आई गो फिर आई एन जी लगा दो, एम आई गोइंग टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मान लो यहीं पर अगर होता क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं तब क्या होता, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। मान लो यहीं पर होता मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं, तब आप क्या करते, वाई एम आई, भाई क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखते, है ना। जैसे लिखूं क्या, मैं स्कूल, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं। अब यहां पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड कब क्यों कहां कैसे कौन कितना किसको किसके साथ किसके लिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में रहे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि इंग्लिश हो गया वाई, अच्छा क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये तो फिक्स है। यहां पर मैं है तो मैं के लिए तो एम आता है तो वाई एम आई, और यहां पर फिर अगेन वही गोइंग टू स्कूल। अगर यहीं पर होता मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूं तब क्या हो जाता, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। ये तो बेसिक आप लोग पढ़े हो, और इसी के बेस पर आप कहते हो ना मुझे तो टेंस में हम अय्या हैं, मतलब टेंस में तो मास्टर ही, टेंस तो आता है नहीं आता है, क्योंकि आपने टेंस को एक तरीके से अभी तक पढ़ा है ना। मान लो जरा सा बेसिक प्लस ट्रांसलेशन पर्पज में अगर घुस जाएं, ये कहीं मिलेगा नहीं, गूगल पर नहीं मिलेगा टेंस को 3 तरीके से पढ़ाइए, तो वहां देगा बेसिक, बेसिक प्लस ट्रांसलेशन यूज, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैंने खुद से जनरेट किया है और अभी का अभी जनरेट किया, कहीं अलग से नहीं, इसके पहले कभी नहीं किया। अब यहाँ बेसिक प्लस ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है समझो ध्यान से। जैसे मैं कह दूं स्कूल जाया जा रहा है, स्कूल जाया जा रहा है। अब बताओ आपके स्कूल जाया जा रहा है, सर क्या बोलना चाह रहे हैं, गलत है क्या, स्कूल जाया जा रहा है, अरे सारे बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है। लो
चेंज करता हूं थोड़ा सा, खाना खाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, जाओ खाओ नहीं तो खत्म हो जाएगा, भंडारा चल रहा है। स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कब जाओगी स्कूल? अब बताओ, पढ़ाया जा रहा है, यहां भी तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट स्कूल है तो स्कूल इज गोइंग। यहाँ पर खाना की इंग्लिश फूड, फूड इज ईटिंग, फूड खाना खा रहा है, ये क्या है? अब ये देखो गलत हो गए ना, अब फंस गए। अगर आप बेसिक में गए तब तो मारे गए। तो ये बेसिक प्लस ट्रांसलेशन ये कहता है, एक्चुअली ये पैसिव वाला है, इसमें ये कहता है कि अगर कभी जा रहा है सेंटेंस में दिख जाए, क्या दिख जाए? जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, वही पूरी कहानी दोहरानी है, जा रहे हो ये दिख जाए, लेकिन वहां पर जाना की इंग्लिश गो हम नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना पॉसिबल ही ना हो। तब ऐसे केस में आप सब्जेक्ट लिखना, और सब्जेक्ट के बाद जो भी रूल है, इज, एम, आर, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, प्लूरल तो आर, आई तो एम, और इसके साथ लगा देना बीइंग। क्या लगा देना है? बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब अदर ऑब्जेक्ट करना, तब जाकर तुम्हारा काम बनेगा। जैसे खाना खाया जा रहा है, अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो क्या होगी बताओ? अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, अच्छा फूड या द फूड है, ठीक है, अभी समझने के लिए बता रहा हूँ। फूड, और फूड सिंगुलर है इज, और यहाँ खाना की इंग्लिश ईट, ईट में लगा दो आईएनजी, ईटिंग। अब क्या अर्थ निकला बताओ? खाना खा रहा है, मतलब खाना खुद अपने आप को खा रहा है, खाना खा रहा है, या खाना को खाया जा रहा है? खाना नहीं खा रहा है ना। अब किसी का नाम खाना हो बात अलग है, ठीक है, लेकिन खाना तो नहीं खाया जा रहा है, खाना को खाया जा रहा है। अब यहाँ जा रहा है दिख गया ना, अब करो अच्छा सर सॉरी रुको दूसरा बनाता हूँ। फूड, चलो खाना हो गया, इज, अच्छा जा रहा है, गोइंग, जाना की इंग्लिश गोइंग, और यहाँ पर जाने के लिए टू, गोइंग टू ईट, मतलब खाना खाने के लिए जा रहा है। अब बताओ, खाना को खाया जा रहा है या खाना निकल कर हाँ चलते हैं अभी खाते हैं, जाकर खाने के लिए जा रहा है? नहीं है ना। क्या यहाँ जाना की इंग्लिश गो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब सही कैसे होगा? अब मान लो जो बच्चे केवल बेसिक पढ़ेंगे वो तो कहेंगे ससुरा ये तो मेरा मजा ले रहा है, तब तो प्रॉब्लम हो गई ना। तब वहां पर ये आता है, बेटा रुको, ये कॉन्सेप्ट काम देता है। जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, अगर ये वाला है पहचान, लेकिन वहां जाना की इंग्लिश गो नहीं लिख सकते, तब आपको लगाना है इज, एम, आर के साथ बीइंग का यूज करना है, और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तब जाकर सही होगा। तो इसका सही क्या होगा? फूड, या आप यहां पर लिख सकते हो द फूड, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, द फूड। अब ये सिंगुलर ही तो है, तो इज, यहां इज एम आर के साथ क्या लग जाएगा? बीइंग, द फूड इज बीइंग, और यहां पर खाया जा रहा है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट, एट, ईटन, द फूड या फूड इज बीइंग ईटन, ये सही हुआ, ये है। अब आप कहोगे सर अगर ये तो कोई नहीं पढ़ाता है, ये क्यों पढ़ें? ना पढ़ें तो क्या नुकसान हो जाएगा? हाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बताऊं क्यों? क्योंकि आप में 5 नंबर का या 10 नंबर का एक ट्रांसलेशन सेक्शन आता है, और ट्रांसलेशन सेक्शन में ना जो कंटिन्यूअस टेंस वाला होता है, यहां से भी क्वेश्चन काफी हद तक उठता है। जैसे एक समय की बात है, हमारे स्कूल में एक बार हमारे स्कूल में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, वहां पर या हमारे स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, सारा स्कूल सजाया जा रहा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, स्कूल सजाया जा रहा है, बच्चे के द्वारा, पूरा मतलब बच्चों के द्वारा स्कूल को क्या किया जा रहा है? स्कूल सजाया जा रहा है। अब बताओ ये किस में हम पहुंच गए? स्कूल सजाया जा रहा है, क्या बेसिक से हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। तो इसका क्या होगा? स्कूल है ना, इज बीइंग, स्कूल इज
बीइंग डेकोरेटेड। और एक चीज और बताऊं, दिन प्रतिदिन हम लोग ऐसे सेंटेंसेस ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह से जाया जा रहा है, तुम्हें गाली दिया जा रहा है, जाओ देखो, तुम्हारे बारे में बात की जा रही है। ऐसे होता है कि नहीं? दिन प्रतिदिन जाने अनजाने अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो बेसिक प्लस ट्रांसलेशन वाला ज्यादा आता है। अब प्रश्न आया, ये दोनों आपका इंग्लिश ग्रामर में कोई हेल्प नहीं करेगा। हाँ, इंग्लिश ग्रामर में कोई हेल्प नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। जैसे हिंदी जो सोच रहे हो उसको इंग्लिश बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। असली जो टेंस में हेल्प करता है वो होता है यूज। जैसे मैं कहूं, आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना। नाउ अ डेज द स्टूडेंट्स आजकल बच्चे पढ़ते हैं, या हाँ, यहाँ पर नाउअडेज द स्टूडेंट्स यहाँ टीच कर देते हैं। अब बताओ क्या ये सही है? आप कहोगे सही तो है सर, नाउअडेज मतलब आजकल, द स्टूडेंट्स टीच मतलब बच्चे पढ़ते हैं, गलत है, बच्चे पढ़ाते हैं, मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ स्टडी कर देते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। क्या ये गलत है, क्या ये सही है? बताओ क्या है? अब ये गलत है, क्योंकि आपने यूज नहीं पढ़ा ना। नाउ अ डेज, आजकल, कभी भी नाउ अ डेज अगर शब्द में आ जाए तो कंटिन्यू, आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल बच्चे पढ़ते हैं ये नहीं, आजकल आज बच्चे पढ़ते हैं ये चलेगा, आजकल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ये सेंस आएगा, समझे। यहां पर नाउ अ डेज ये कीवर्ड, यहां पर आपको तमाम सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, उन्हीं कीवर्ड की हेल्प से हम लोग आगे टेंस कंटिन्यू करेंगे। ये यूज, और यही है आपके सिलेबस में, भैया ध्यान देना, ये चीज है असली कहानी। नाउअडेज स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, यहां पर ये होगा। जैसे अब यहां पर देख सकते हैं, अभी जो मैंने बात बोला, जैसे यहाँ नाउ, ओके, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग, जैसे यहां पर दिया गया सेंटेंस देखिए, मुकेश इज कमिंग नाउ, अगर इसका अर्थ निकाला जाए या इसको हम अलग से लिखें, जैसे अगर हम कहें, मान लीजिए कि मुकेश अभी आता है, जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं मुकेश अभी आता है, तो देखो हिंदी में सेंस आ रहा है, मुकेश अभी आता है, तो मुकेश कम्स नाउ। आपसे पूछा जाए सही है कि गलत, आप कहोगे मुकेश आता है अभी, मुकेश अभी आता है, आप करो सही तो है सर, अरे गलत है, मुकेश अभी आता है कि मुकेश अभी आ रहा है? नहीं, अभी तो आप सही कर सकते हो कि हाँ सर, लेकिन वैसे देखा जाए मुकेश अभी आता है ये भी सेंस आ रहा है, आप कहोगे सही है, जबकि ये गलत है। इसका सही जो होगा, मुकेश इज कमिंग, मुकेश इज कमिंग नाउ, मुकेश अभी आ रहा है, सही ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नाउ जो है, ये नाउ अ डेज, ठीक है, या जो एट प्रेजेंट, करेंटली, दिस मॉर्निंग, ये सब किस कौन से टेंस को शो करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है। मैं दिखाता हूं, देखो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये यूज वाला है, बेसिक प्लस ट्रांसलेशन नहीं, एक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया ये चीज। जैसे एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक ऐसा एक्शन जो कि बोलने के समय में क्या रहता है? कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे अभी यहां पर इसका कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब अगर ये कहीं वर्ड रहे तो समझ जाना ये वर्ड रहने का मतलब वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहना चाहिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ईजेएमआर के साथ आईएनजी में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर प्रोफेसर मुखर्जी इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट द मोमेंट, या जैसे मैं कहूं इसको अगर दूसरा सेंस, प्रोफेसर मुखर्जी
इस मोमेंट मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं? नहीं, यहाँ एट द मोमेंट आ गया है ना, पढ़ा रहे हैं ये सेंस आता है। अगर ध्यान से देखोगे डीपली कि प्रोफेसर मुखर्जी इस समय एट द मोमेंट मतलब इस समय मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं कि पढ़ाते हैं? देखा जाए दोनों से सेंस आ रहा है, पढ़ाते हैं, हाँ सही है, पढ़ा रहे हैं। यहाँ करंटली प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो इसको ऐसे सीधा, अभी इसको डीपली जब और अच्छे से बताएंगे तब जाकर क्लियर होगा। अभी आप ये कीवर्ड याद रखो, नाउ, एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग। चलो एक सेंटेंस मैं पूछ रहा हूं और आप लोग बताना, बताओगे ना? ठीक है। यू ईट दिस मॉर्निंग, यू ईट फूड, यू ईट फूड दिस मॉर्निंग, मतलब तुम, दिस मॉर्निंग का मतलब आज की सुबह, तुम आज सुबह खाना खाती हो। क्या आएगा? तुम इस सुबह खाना खा रही हो या आज सुबह खाना खा रही हो, है ना। अब यहाँ पर वैसे सेंस नहीं आ पाया, रैंडमली मैंने बनाया ना, लेकिन अभी यहाँ पर बात किया जाए सही करने की तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ दिस मॉर्निंग है ना, इसका क्या होगा? इसका मतलब तुम इस सुबह का मतलब जो आने वाली सुबह, तुम इस सुबह खाना खा रही हो। यहाँ पर क्या होगा? यू आर ईटिंग होगा, ये चीज होगा भैया। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया, देखिए, दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग, वे आज की सुबह प्लेट धुल रहे हैं, आज सुबह प्लेट धुल रहे हैं, या वे आज सुबह इस सुबह को आज की सुबह को प्लेट धुलते हैं, ये भी तो सेंस आता है। लेकिन वे आज की सुबह प्लेट धुलते हैं या आज की सुबह प्लेट धुल रहे हैं या धुल रहे थे, कंटिन्यूअस वाला सेंस आ रहा है ना। ये खैर बहुत डीपली है, इसलिए यूज, अभी एक तो मैंने केवल बताया, बाकी यूज को आपको अलग से पढ़ना तब जाकर क्लियर होगा। असली कहानी ये है बच्चा, अभी टेंस यूज वाला नहीं पढ़ाया मैंने, तब जाकर 1 घंटे लग गया एक टेंस पढ़ने में, 1 घंटे 2 मिनट, और ये भी अभी कहाँ ढंग का पढ़ाया गया। लेकिन यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे टेंस को पढ़ना है, बाकी सारे टेंस को इसी तरीके से पढ़ना है, देर से पढ़ो, दुरुस्त पढ़ो। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। और सुनो, ये बेसिक और बेसिक प्लस ट्रांसलेशन, ये 2 होमवर्क भी रहेगा आप लोग को, कम से कम अगर छूटा रहे तो यूज ही छूटा रहे, क्योंकि यूज को डीपली पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ पढ़ना है। ओके, अभी होमवर्क दिया जाएगा, और जिनको होमवर्क चाहिए होगा, मान लो अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो आप इस पर मैसेज कर देना, मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।